हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीएससी का कंप्यूटर साइंस का पेपर 1। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26, इट सेज द नंबर ऑफ रैम चिप्स ऑफ साइज 256K × 1 आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ 2 मेगाबाइट मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितनी रैम चिप्स चाहिए, इसके लिए बेसिकली आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 MB अपॉन में आपका ये क्या कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये है आपका 256K। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब आप M को कंप्यूट करोगे तो इट वुड बी 1024 × 1024 और यहाँ पे आपका बाइट है तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बिट्स। अपॉन में ये आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे K लिखा है, B नहीं लिखा है, तो वी विल एज्यूम कि यहाँ पे B होगा। ठीक है, क्योंकि साइज आपका उसी में होता है। तो यहाँ पे जब आप ये करोगे 256 × 1024 इंटू में 8, तो जब आप इसको करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज 8। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, a database 16 bits wide is accessed dash times to read an instruction of 128 bits। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा C, that is 8। next is the binary equivalent of the decimal number 0.4375 is। तो यहाँ पे आपको इसका निकालना है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा A। आपका क्वेश्चन नंबर 29, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर फ्रॉम बेस 9 टू बेस 3। आपको बेस 9 को बेस 3 में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, पहले आप उसको बेस 9 वाले को डेसिमल में कर लो और फिर डेसिमल से आप उसको सीधा कन्वर्ट कर सकते हो बेस 3 में। तो जब आप इसको करोगे तो विल गेट द आंसर एज 3, दैट इज ए पार्ट। बेस 3 में कन्वर्ट करके यू विल गेट द आंसर 1358.647, दैट इज ए। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑपरेशंस इन ALU कॉजेज ओवरफ्लो कंडीशन। तो यहाँ पे कौन सा ओवरफ्लो कंडीशन करता है, दैट इज अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट। अगेन यू हैव अ न्यूमेरिकल हियर। यहाँ पे आपसे पूछा है अ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम हैज अ common bus system for 16 registers of 32 bits each. Bus is constructed with multiplexer. The number of selection lines in each multiplexer. तो यहाँ पे हर मल्टीप्लेक्सर की आपकी सिलेक्शन लाइन पूछी गई है। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं, 16 रजिस्टर्स हैं। तो जितना ये होता है आपका 2n = रजिस्टर्स, दैट इज नंबर ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, और n जो होता है आपकी सिलेक्शन लाइन होती है। तो जब आपके 16 रजिस्टर्स हैं तो 2⁴ क्या हो जाएगा, आपकी सिलेक्शन लाइन। ठीक है, तो 4 will be the correct answer, that is C part. Next is assume that for a certain processor a read request takes 50 nanoseconds on a cache miss and 5 nanoseconds on a cache hit. Suppose while running a program it was observed that 80% of the processor's read request result in the cache hit. The average read access time, तो यहाँ से आपको average access time पूछा गया है। तो इसका बेसिकली आपका फॉर्मूला हो जाएगा, जब आप इसको करोगे तो 80% में आपका हिट हो रहा है। ठीक है, तो यू विल राइट द प्रोबेबिलिटी, दैट इज 0.8 और आपकी हिट की है, तो हिट आपका कितने नैनो सेकेंड्स में हो रहा है, आपका हिट हो रहा है 5 नैनो सेकेंड्स में, तो इट 5 राइट, ये आपका हिट हुआ। लेकिन अगर ये मिस हो जाता है तो मिस होने की क्या प्रोबेबिलिटी हुई, हिट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.8, तो मिस होने की प्रोबेबिलिटी हुई 0.2। अगर ये मिस हो रहा है तो उसको कितना टाइम लग रहा है, तो 50 नैनो सेकेंड्स लग रहा है ऑन अ कैशे मिस। तो यहाँ पे आपका 50 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर एज 4 + 10, दैट इज योर 14। B will be the correct answer. Next is which of the following registers is employed to hold temporarily the right hand instructions from a word in memory। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी IBR, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। नेक्स्ट इज द टर्म साइकिल स्टीलिंग is used in which context among the following। तो यहाँ पे आपका जो साइकिल स्टीलिंग होता है वो आपका होता है DMA बेस्ड डेटा रजिस्टर में। नेक्स्ट आपका है फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट इज द एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज द एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर फाइंडिंग द लेंथ हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री। तो बेसिकली
अगर आपको नहीं पता है, आपको बाइनरी ट्री देखा है तो आप उससे भी निकाल सकते हो। बाइनरी ट्री में आपका डेटा है तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो राइट हैंड साइड में होगा, ठीक है। तो हर बारी आप बेसिकली कहाँ पे सर्च करोगे, आइदर इन दिस वे और इन दिस वे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा दैट विल बी दी log n, तो h इक्वल टू big O log n, दैट विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज डी पार्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। आपको ए सेट दिया हुआ है, आपको पावर सेट पूछा है, दैट विल डज नॉट कंटेन। तो पावर सेट में क्या क्या नहीं होगा, तो यहाँ पे आपके पावर सेट के अंदर 1 होगा, 3 होगा, 1 3 होगा, 1 3 का कॉम्बिनेशन होगा, बट 2 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 एज अ सेट है, ठीक है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है हैश टेबल कंटेन्स 10 बकेट्स यूजिंग लीनियर प्रोबिंग टू रिजॉल्व अ collision. The key values are integers and the hash function used is key modulo 10. If the values are 43, 165, 62, 123, 142 are inserted in the table, in which location 142 will be inserted, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, यहाँ पे बेसिकली आपकी बकेट का साइज 10 दिया हुआ है, राइट। तो वी कैन स्टार्ट आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, राइट। ये मेरी नंबरिंग होगा बकेट्स का। और आपका जो हैश फंक्शन है दैट इज की मॉड्यूलो 10। तो आपने सबसे पहले 43 को किया, 43 को आप 10 से डिवाइड करोगे, 3 विल बी द रिमाइंडर, तो ये आएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट इज 165 5 पे आएगा। नेक्स्ट इज 162 आपका इधर आएगा। नेक्स्ट इज 123। अब देखो 123 जो है आपका थर्ड पोजीशन पे आना था, बट इट इज ऑलरेडी बीइंग फिल्ड बाय द एलिमेंट 43, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इन्होंने बोला है कि लीनियर प्रोबिंग यूज करनी है, कोलिजन हो गया, 43 ऑलरेडी है, आप यहाँ पे 123 डालने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका कोलिजन हो गया है। तो अब उस कोलिजन को किस तरह से रिजॉल्व करना है, इन्होंने बोला है लीनियर प्रोबिंग यूज करनी है आपको, ठीक है। दैट मीन्स उसके नेक्स्ट पे जहां पर भी आपको खाली स्पेस मिलेगा जस्ट पुट दैट एलिमेंट देयर, ठीक है। तो 3 के बाद 4 इज एम्प्टी, तो यहाँ पे वी विल पुट द एलिमेंट 123। नेक्स्ट इज 142। अब 142 को इंसर्ट करना है। 142 को इंसर्ट करने के लिए देखो आपका सेकंड पे 142 इंसर्ट होगा, बट 162 इज ऑलरेडी देयर। तो यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका क्या हो गया, कोलिजन हो गया। तो अब कोलिजन को रिजॉल्व करना है यूजिंग द लीनियर प्रोबिंग। तो आप कहाँ जाओगे, इसके नेक्स्ट जहां पर भी उसको एम्प्टी स्पेस मिलेगा वी विल पुट दैट एलिमेंट देयर। तो यहाँ पे 3rd भी फिल है, 4 भी फिल है, 5 भी फिल है, 6 एम्प्टी है, तो यहाँ पे वी विल फिल द एलिमेंट एज 142, ठीक है। तो उन्होंने यही पूछा है कि आपका जो 142 है वो कहाँ जाएगा, तो इट विल बी दी आपका दिस वन, दैट इज योर डी पार्ट। Your next question is a circular linked list is used to represent a queue. A single variable p is used to access the queue. To which node should p point such that both the operations nq and dq can be performed in the constant time? तो यहाँ पे आपका जो p है that should be at the rear node, तभी आपका nq और dq जो है constant time में perform हो पाएगा। Next is the number of leaf nodes in a rooted tree of n nodes with each node having 0 or 3 चिल्ड्रन इज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसा फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी ऐसा केस बना के देखो एंड यू योरसेल्फ कैन मेक दी फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको बाइनरी ट्री में या फिर ट्रीज में कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इक्वेशन को समझो और अपने अकॉर्डिंग छोटी छोटी फिगर बना के देखो, आप फॉर्मूला अपने आप जनरेट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा दैट विल बी द डी, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41। आपको 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, इनसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो यहाँ पे आपका कौन सा ट्रू हो जाएगा, आपका जो है ए विल बी द ट्रू, फर्स्ट आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट इज द इन ऑर्डर एंड द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द बाइनरी ट्री इज दिस एंड दिस, द पोस्ट ऑर्डर इज दिस। आपसे पोस्ट ऑर्डर पूछा है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। इसका जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है आई विल प्रोवाइड यू इन सम अदर वीडियो, क्योंकि अगर मैं अभी प्रोवाइड करूंगी तो आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट आपका 43 है, द फॉलोइंग आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, आप इसको इवेलुएट कर रहे हो यूजिंग द स्टैक। तो आपसे पूछा है कि जब आप फर्स्ट वाला स्टार ऑपरेटर इवेलुएट करोगे तो पहले दो कौन से ऑपरेंट आपके वहां रह जाएंगे, तो दिस विल बी दी 8 and 1। जब आप इसको इवेलुएट करोगे, ठीक है, तो 8 को डालोगे, 2 को डाला, 3 को डाला, उसके बाद जैसे ही आपका ये आएगा यू विल पॉप फर्स्ट 2 वैल्यूज और जो भी रिजल्ट आएगा दैट यू विल मूव बैक ऑन टू दी स्टैक, ठीक है। तो जब आप इसको इवेलुएट करोगे विल गेट द आंसर एज 8, 1। नेक्स्ट इज 44, अ बाइनरी ट्री T has 64 लीफ नोड्स, द नंबर ऑफ नोड्स ऑफ डिग्री 2। अब आपसे डिग्री 2 पूछा है, तो जब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो विल गेट द आंसर एज 63। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप एक छोटा सा फिगर बना सकते हो एंड उससे यू कैन इवेलुएट, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो इसका फॉर्मूला ये होता है, आपका लीफ नोड कितना है, फॉर्मूला इज आपकी लीफ नोड, यहाँ आई शुड राइट, फॉर्मूला इज आपकी लीफ नोड कितनी है, इक्वल टू आपकी इंटरनल नोड्स, ठीक है, इंटरनल नोड्स, एंड आपका होता है n-1 + 1। n इज आप कितनी डिग्री प्रोवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी ट्री की डिग्री है 2, तो आपको बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है डिग्री 2 वाला। तो डिग्री 2 वाले का मतलब क्या है, सी, दिस इज डिग्री 2। तो आपको बेसिकली इंटरनल नोड्स को फाइंड करना है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट। जब आप इसको इवेलुएट करोगे तो यहाँ पे यू विल गेट द आंसर है 63, ठीक है। तो आप इसको करोगे 64 = x 2 - 1 + 1, तो यहाँ पे आपकी x वैल्यू 63 आ जाएगी। नेक्स्ट इज 45, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर हैज द लीस्ट हाइट। यहाँ पे आपसे लीस्ट हाइट पूछा है, आई थिंक आई शुड ड्रॉप दिस। यहाँ से आपसे पूछा है कौन से डेटा स्ट्रक्चर का लीस्ट हाइट होगा, ये आपका बी ट्री है। बी ट्री का स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरह से होता है, ये आपका नोड है, ये आपका पॉइंटर है, ये आपका पॉइंटर है, ठीक है। जितने पॉइंटर होंगे उतने आपके चिल्ड्रन होंगे, ठीक है, जितने पॉइंटर उतने चिल्ड्रन, ठीक है। तो 4 ऑर्डर है, तो दैट मीन्स आपके जो स्ट्रक्चर बनेगा उसके अंदर यू कैन हैव 4 चिल्ड्रन, ठीक है। बेसिकली आप यहाँ पे आप डेटा डाल रहे हो, ठीक है। तो जितनी ज्यादा ऑर्डर होगा उतनी ही कम उसकी हाइट होगी, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 46, ये आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है। बेसिकली यू हैव 5 सिटीज, आप एक सिटी से दूसरी सिटी मूव करो। इन्होंने पूछा है कि आपको इस तरह से मूव करना है कि यू आर मूविंग टू अ पर्टिकुलर सिटी एट वंस ओनली, ठीक है। तो व्हाट विल बी द लीस्ट कॉस्ट, जब आप इसको करोगे तो विल गेट द आंसर इज 23, ठीक है। इसको आप बार बार करोगे विल गेट द आंसर इज 23। बेसिकली आप किस तरह से जाओगे, इफ आई एम सेइंग दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। बेसिकली ये मेरी सिटीज के नंबर मैंने दिए हैं। तो जब आप इसको इवेलुएट करोगे तो इट विल गिव यू एज 1 2, 1 से 2 पे गए, देन आप 3 पे गए, देन आप 5 पे गए एंड देन आप अगेन 4 पे गए, ठीक है। तो दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट जो आपकी कॉस्ट होगी। ये मेरा 3 कॉस्ट, ये मेरा 3 कॉस्ट, ये आपका 10 कॉस्ट हो जाएगा और ये आपका है 7। तो जब आप इसको ऐड करोगे 23, यही आपका जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन है फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको अदरवाइज यू व्हाट यू कैन डू इज, इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लो लेंथ को एंड उसके बाद यू कैन इवेलुएट। नेक्स्ट 47 इज, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है r² goes to r², ये आपका मैपिंग फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है। तो व्हाट विल बी द इमेज ऑफ दिस, तो जब आप इमेज निकालोगे तो यू विल गेट द आंसर एज A। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, द वैल्यू ऑफ द फ्लोर एंड द सीलिंग। ये बेसिकली आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। जब आप फ्लोर करते हो 8.4, तो यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा। जब आप सीलिंग करोगे 9.9, तो इसका जस्ट बड़े वाला इंटीजर आएगा, दैट इज 10। तो दोनों को आप ऐड करोगे विल गेट 18 एज आंसर, सो ए पार्ट। आई एम हैविंग बिट डाउट इन दैट, सो आई एम जस्ट इग्नोरिंग दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50. आपको DAG दिया हुआ है, डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ. ये बेसिकली आपको टोपोलॉजिकल ऑर्डर इसमें से कौन सा नहीं है आपको वो चीज़ बतानी है. तो इसमें से कौन सा टोपोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है वो ये है. ठीक है, यहाँ पे अगेन आप ऑप्शंस वाइज जा सकते हो. ठीक है, ये क्यों नहीं है हम देख लेते हैं. यहाँ से आपका C हुआ, देखो अब बोल रहा है C से B. ठीक है, C से B आप नहीं जा सकते, आप बेसिकली उसके एडजेसेंट वर्टेक्स पे जाते हो. ठीक है, तो C का एडजेसेंट B नहीं है, दैट्स व्हाई दिस विल नॉट बी द आंसर. आप ऊपर वाले ABC को करोगे तो यू कैन सी कि हाँ वो आपका पॉसिबल है. नेक्स्ट 51 की बात करते हैं. द रिकरेंस रिलेशन an+1 माइनस 7an इक्वल टू 0 विद a0 इक्वल टू 7. ये आपको इक्वेशन दी हुई है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो विल गेट द आंसर एज B. नेक्स्ट आपसे पूछा है स्टेटमेंट P गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोपोलॉजी, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोटोलॉजी. टोटोलॉजी क्या होगा, टोटोलॉजी का मतलब होता है ट्रू, ऑल इज ट्रू. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा C हो जाएगा. आपने P की वैल्यू डाला, आपने नॉट P का डाला, इसका क्या होगा आपका 1 0, इसका क्या होगा 0 1, राइट. तो इस तरह से यू कैन मेक द कॉम्बिनेशन, और आप इसका यूनियन करोगे तो हमेशा इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आएगा. ठीक है, तो यही आपका टोटोलॉजी हुआ. नेक्स्ट इन्होंने डिस्क्रीट का क्वेश्चन दिया, इट इज वेरी इजी. आपको P दिया हुआ है इस तरह से. ठीक है, तो ये आपका एलिमेंट है, दैट शुड बिलोंग टू दिस. ठीक है, और आपकी कंडीशन क्या है कि x मेरा इवन होना चाहिए, तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी दी D. यू विल हैव 4, यू विल हैव 6, यू विल हैव 8 एंड यू विल हैव 2. तो आपका जो x है वो इसके बीच में लाई करना चाहिए, और साथ में इन्होंने कंडीशन क्या दे दिया, दैट इट शुड बी द इवन. तो आपको ऐसा नंबर लगाना है दैट शुड टेक केयर ऑफ बोथ द कंडीशंस. नेक्स्ट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी. x gives y is functional dependent on x. ठीक है, तो ये ट्राइवियल तब होगा जब आपका x जो होगा दैट विल बी दी सुपरसेट ऑफ y. तो y शुड बी दी सबसेट ऑफ x. तो यहाँ पे आपका जो B हो जाएगा दैट विल बी दी करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. यहाँ से इन्होंने डेटाबेस के क्वेश्चंस डाले हैं. विच आर द फॉलोइंग क्लॉज फॉर दी ग्रुप कंडीशन. ठीक है, यहाँ पे ग्रुप कंडीशन पूछा है, तो जब आप ग्रुप के ऊपर कंडीशन लगाते हो इट इज डन बाय दी हैविंग क्लॉज. ठीक है, आपका जो ग्रुप बाय है वो एग्रीगेट फंक्शन है, एग्रीगेट करते हो आप. ठीक है, लेकिन जब आप ग्रुप के ऊपर कंडीशन लगाते हो दैट इज डन बाय दी हैविंग क्लॉज. नेक्स्ट इज इफ रिलेशन R हैज x टपल्स एंड रिलेशन S हैज y टपल्स देन द रिजल्ट ऑफ द जॉइन ऑन रिलेशन R एंड S. तो जब आप इसको करोगे, आपका एक रिलेशन के अंदर आपकी x टपल है, दूसरे रिलेशन के अंदर आपका y टपल है. ठीक है, तो जब आप इसका रिलेशन निकालते हो तो कितना टपल्स आएगा मेरे रिजल्ट में, इट विल बी दी x क्रॉस y. तो B विल बी दी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस एनोमलीज इज नोन एज दी राइट कॉन्फ्लिक्ट. तो ये होता है आपका लॉस्ट अपडेट. ठीक है, पहली वाली ट्रांजेक्शन ने राइट किया, दूसरी वाली ट्रांजेक्शन ने भी उसी वेरिएबल पे राइट किया, तो पहली वाली ट्रांजेक्शन का क्या हुआ, डेटा लॉस हो गया. तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज लॉस्ट अपडेट. मैंने अपडेट किया पहले वाली ट्रांजेक्शन ने, तो मेरा डेटा लॉस हो गया. क्यों, क्योंकि दूसरे ने भी अपडेट कर दिया. नेक्स्ट इज फॉर अ रिलेशन स्कीमा R ABC, assume that the attribute are prime attributes. So what will be the minimum R in which नॉर्मल फॉर्म. तो आपसे पूछा है आपका R जो है कौन से नॉर्मल फॉर्म में होगा, तो आपका R जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा, क्योंकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में बोलता है कि आपका जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है दैट शुड बी ऑन दी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. ठीक है, तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की बात करता है, तो आपका जो मिनिमम होगा दैट शुड बी दी C1 एज पर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज TCL ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. कमांड्स कौन कौन सी होती हैं, एक होती है आपकी कॉमिट, एक होती है आपकी रोल बैक, और एक होता है आपका सेव पॉइंट. तो यहाँ पे D विल बी दी करेक्ट आंसर. Let's move to the next part. Which of the following statement is false? Any relation, कोई भी ऐसा relation जिसमें 2 ही attribute होंगे that will always be in the BCNF. This is correct. A relation in which 2 element has only 1 attribute is in BCNF. This is correct. तो यहाँ पे जब आप इसको देखोगे तो D will be the false. That is, a prime attribute can be transitively dependent on a key in a BCNF. ये बेसिकली आपका इसका नहीं होता, ये आपका 3NF का होता है. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑन द स्कीमा.
ठीक है, आपको ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज आपको दी हुई हैं। आपसे पूछा है कैनोनिकल कवर क्या होगा इस सेट का, तो कैनोनिकल कवर का मतलब है आपको वो सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज निकालनी है जिसके थ्रू आप बाकी की फंक्शनल डिपेंडेंसीज को ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी पार्ट। वाई, ए से बी पे आपका ऑलरेडी देयर है। ठीक है, आपने ए बी if you want the detailed solution I will make another video, otherwise ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट इज वीक एंटिटी इज सेड टू बी मीनिंगफुल इफ इट इज अ पार्ट ऑफ। ठीक है, वीक एंटिटी को अगर आपको मीनिंगफुल बनाना है तो वो जो है पार्ट होना चाहिए किसी भी 1 to many रिलेशनशिप का, किसी और एंटिटी पे इस तरह से डिपेंड करना चाहिए। नेक्स्ट इज अ डेटा मॉडल इज द कलेक्शन ऑफ द कॉन्सेप्चुअल टूल्स फॉर डिस्क्राइबिंग विच अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे सी विल बी द करेक्ट आंसर। डेटा मॉडल में आपका डेटा आता है, डेटा सिमेंटिक्स, consistency constants and the data relationship. So C will be the correct answer. Let's move to the next part. If a transaction is aborted during its active state, तो वो कहाँ जाएगा? जब भी आपका ट्रांजेक्शन फेल होता है तो वो फेल स्टेट में जाता है एंड देन उसके बाद अबॉर्डेड स्टेट में जाता है, तो यहाँ पे आपका A will be the correct answer. नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशनल स्कीमा। किसी भी रिलेशनल स्कीमा में जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं हम उसको बोलते हैं कार्डिनलिटी, एट्रीब्यूट्स को, दैट इज कॉलम को। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनपी हार्ड। इनमें से एनपी हार्ड क्वेश्चन कौन नहीं है? आपका जो एनपी हार्ड है आपका नॉन प्रोग्रामिंग, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग एनपी हार्ड नहीं है। असाइनमेंट प्रॉब्लम होता है, हैमिल्टनियन साइकिल प्रॉब्लम होता है और आपका ट्रैवलिंग सेल्समैन भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज आपको एक रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है, आपसे पूछा जब आप इसको सॉल्व करोगे इस रिकरेंस रिलेशन को तो आपका कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर इज थीटा एन स्क्वायर। नेक्स्ट इज हाउ मेनी डिफरेंट बाइनरी ट्री आर पॉसिबल विद 8 नोड्स। ठीक है, आपके पास 8 नोड्स हैं तो कैसे बाइनरी ट्री पॉसिबल है, तो इसका यू कैन मेक द सॉल्यूशन लाइक इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2n माइनस n। ठीक है, तो जब आप n जो है वो मेरे नोड्स हैं, जब आप इसको करोगे 2 की पावर 8 और फिर 8 को माइनस करोगे तो यहाँ पे यू विल गेट द आंसर इज 248, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम डज नॉट यूज डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी। तो आपकी मर्ज सॉर्ट में आप डिवाइड करते हो एंड देन वापस से उसको मर्ज करते हो। आपका क्विक सॉर्ट में यू डू द सेम थिंग एंड बाइनरी सॉर्ट में भी आप वही चीज करते हो, एज वेल एज यू डू द सेम थिंग इन द स्ट्रेसियन मल्टीप्लिकेशन। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी द टी पार्ट, दैट इज ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। What is the worst time complexity of the search operation for on unordered and ordered list using the linear search? यहाँ पे जो इन्होंने एल्गोरिदम दी है जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने एल्गोरिदम बोला है कि हम लोग लीनियर सर्च को यूज कर रहे हैं। एक बार आपका ऑर्डर्ड लिस्ट है, एक बार आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लीनियर सर्च में यू विल सर्च द एलिमेंट्स 1 by 1 सिक्वेंशियल मैनर में सर्च करोगे, पहले पहला फिर दूसरा फिर तीसरा। ठीक है, रेंडमली सर्च नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपका हर बार जो टाइम लगेगा वेदर योर लिस्ट इज ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड, हमेशा आपका जो टाइम लगेगा दैट विल बी दी बिग O N। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ कंपेरिजन रिक्वायर्ड। अगर आपको 4th लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है तो आपके कंपेरिजन कितने लगेंगे, दैट विल बी दी D। नेक्स्ट ये आपका आउटपुट का क्वेश्चन है, जब आप इसको सॉल्व करोगे योर आंसर यू विल गेट द आंसर एज B। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो ANS है वो हर बार क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, क्योंकि आप n से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, पहले आपका n हुआ 2, ठीक है, फिर आपका ANS जो है बार बार मल्टीप्लाई होकर डबल डबल होता रहेगा, तो यू विल गेट द आंसर एज 2। नेक्स्ट इज 73, आपको FN दिया हुआ है और आपसे ये वाला पूछा है कि कौन कौन सी कंडीशंस मेरी ट्रू हैं। अब यहाँ पे देखो
आप हिट एंड ट्रायल भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हो, n स्क्वायर log n। तो यहाँ पे इसको वी कैन राइट इन दिस वे, ठीक है। तो आपका बी तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये तो पता चल गया फर्स्ट तो गलत है, इन तीनों में से ऑप्शन है। तो आप फर्दर देखोगे तो यू कैन ट्राई योरसेल्फ कि दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ बिग ओ थीटा, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। दैट इज द बेसिस ऑफ द एल्गोरिथम एनालिसिस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, इन्होंने पूछा है कितनी बार आपका कंपैरिजन होगा फॉर दिस, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप कंपैरिजन करोगे तो आपका जो लूप होगा कंपैरिजन, बेसिक आपका जो लूप कितनी बार चलेगा, आपका लूप चलेगा 46 टाइम्स, लेकिन आपका जो 47 टाइम होगा वो भी कंपैरिजन होगा, बट इट विल नॉट गो इनसाइड द लूप, वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो जब आप करोगे तो यू विल गेट 46 + 1 दैट इज 47। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिकरेंस रिलेशन रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बाइनरी सर्च, ठीक है। अब बाइनरी सर्च का सबको पता है कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, log n होता है, ठीक है। लेकिन उसका रिकरेंस रिलेशन क्या होता है वो भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। हर बार बाइनरी ट्री और आई शुड से बाइनरी सर्च में आपकी हर बार लिस्ट जो है 2 में डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो इट वुड बी tn = tn/2, ठीक है। तो जब आपको इतना पता है कि बाइनरी सर्च में आप बेसिकली अपनी लिस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ठीक है, n/2, तो आपको पता है इन दोनों में से तो आंसर हो गई, आधा काम तो वैसे ही खत्म हो गया, ठीक है। व्हेन यू आर हैविंग 50-50 तो आप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी दी बी पार्ट। नेक्स्ट आपका है नॉइसलेस चैनल है, बैंडविड्थ दी हुई है, आप एक सिग्नल को ट्रांसमिट करते हो जो कि 2 सिग्नल लेवल का है। तो मैक्सिमम बिट रेट क्या हो जाएगा, आपकी जो बैंडविड्थ है इनटू एक में आपके कितने सिग्नल आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर एज 2000 bps, दैट इज ए पार्ट। नेक्स्ट इज इन टीयर डाउन फेज ऑफ अ सर्किट स्विच्ड नेटवर्क अ सिग्नल इज सेंट टू रिलीज द रिसोर्सेज। सर्किट स्विचिंग में आप सिग्नल को भेजते हो हर स्विच पे टू रिलीज द रिसोर्स। नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज यूज्ड फॉर HDLC फॉर CRC जनरेशन। तो यहाँ पे ये जो आपका पॉलिनोमियल यूज होता है दैट इज दिस वन, x⁻16 + x⁻12 + x⁻5 + 1। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे आपसे पूछा है जब आप मेल सेंड करते हो और मेल रिट्रीव करते हो तो आपकी कौन सी प्रोटोकॉल यूज होता है। मेल करते हो तो SMTP यूज होता है, और जब आप रिट्रीव करते हो तो आपका POP3 यूज होता है। तो B विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 80 इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको 2 सर्वर दिए हुए हैं S1 एंड S2। S1 जो है कनेक्टेड है UDP सर्वर, S1 इज योर UDP सर्वर, S2 आपका TCP सर्वर है। S1 इज UDP, S2 आपका TCP सर्वर है, ठीक है। बोथ सर्वर्स आर साइमल्टेनियसली मेंटेनिंग 100 सेशंस। 100 सेशंस आप कर रहे हो डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ। अब पूछा है कि सॉकेट्स कितने होंगे S1 के लिए, S2 के लिए, ठीक है। तो अगर आपने ट्रांसपोर्ट लेयर थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपको पता है 2 प्रोटोकॉल है, TCP एंड UDP। आपका जो TCP प्रोटोकॉल है दैट इज द कनेक्शन ओरिएंटेड, दैट मीन्स हर सेशन के लिए वो कनेक्शन को स्टेब्लिश करेगा, ठीक है। और आपका जो UDP है वो है आपका कनेक्शन लिस्ट। इट विल सारे क्लाइंट के लिए वो सिर्फ एक ही बार सेशन को जनरेट करेगा, एक ही बार सेशन को एस्टैब्लिश करेगा और बार नहीं करेगा। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज सपोज in a TCP connection at any time the receiver and the advertised window size is 20 KB and congestion window size is 10 KB. What should be the size of the sender window to achieve flow control? Basically आपको flow control achieve करना है, तो इसके लिए क्या होगा, flow control achieve करने के लिए आपको विंडो का साइज दे दिया है, रिसीवर विंडो का साइज दे दिया है और आपको कंजेशन विंडो का साइज दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेंडर विंडो का साइज होगा मिनिमम ऑफ दिस 2 विंडो साइज, ठीक है। तो दैट इज 20 KB एंड आपका 10 KB। तो इसका जो मिनिमम निकालोगे दैट विल बी दी 10। तो ये होना चाहिए मेरा सेंटर विंडो का साइज, ताकि मेरा कंजेशन ना हो, ठीक है, मेरा फ्लो कंट्रोल बना रहे। तो सी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ये आपका न्यूमेरिकल है, जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर एज 125।
नेक्स्ट 83 देखते हैं। IPv4 एड्रेसिंग फॉर्मेट में आपका नेटवर्क्स पूछा है सी में कितना होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि IPv4 में आपका 32 बिट एड्रेसिंग 32 बिट आपका यूज होता है एड्रेसिंग के लिए, ठीक है। जब हम सी की बात करते हैं तो आपका 24 बिट यूज होता है नेटवर्किंग के लिए, ठीक है। बट आपको 2 की पावर 24 नहीं लगाना है, वाई? बिकॉज आपके स्टार्टिंग के जो 3 बिट्स होते हैं वो सेट होते हैं 110 से। तो जब आप 24 में से 3 बिट माइनस करोगे यू विल गेट द आंसर इज 21। तो यहाँ पे सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। आपका एम दिया हुआ है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक करना है आपको इस मैसेज के लिए। ये आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा दिस विल बी दी ए पार्ट। इसका जो डिवीजन है आई विल प्रोवाइड यू इन दी चैट बॉक्स। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल यूजेस द शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम। तो यहाँ पे आपका जो लिंक स्टेट है ये वाली राउटिंग एल्गोरिदम यूज करती है शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ हिरारिकल क्लासिफिकेशन। तो आपका जो इनहेरिटेंस है दैट यूजेस द हिरारिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज द डिफॉल्ट पैरामीटर पासिंग मेथड इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में आपका जो पासिंग पैरामीटर यूज होता है वो कौन सा यूज होता है? बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट इट इज कॉल बाय वैल्यू। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू इनिशियलाइज एन एरे। एरे को इनिशियलाइज करने के लिए दिस इज द करेक्ट वे, ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे देखो आपसे पूछा है 10 का क्या होगा, ठीक है। आपको ये पता है जब यहाँ पे इन्होंने बोला है 32, ठीक है, ये आपका 0 के लिए 0 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0 0 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया 0 0, ये आपका हो गया 0 1, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो होगा 1 0 एंड 1 1, ठीक है। तो 1 0 क्या हो गया आपका 2 2। अब 1 0 आपसे पूछा है तो ये हो जाएगा आपका 2, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज मॉड्यूल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मॉड्यूल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी होती है एडा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द स्टेटमेंट इन जावा प्रोग्रामिंग। जावा प्रोग्रामिंग का आपका आउटपुट का क्वेश्चन आ गया है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो विल गेट एज 2.0 क्योंकि यहाँ डबल में है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग डज नॉट रिसाइड इन द एक्टिवेशन रिकॉर्ड ब्लॉक ऑफ अ फंक्शन। ये वही ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर 2 में भी था, यही ऐसा ही क्वेश्चन आपका यहाँ पे भी है, ठीक है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ग्लोबल वेरिएबल विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि रिसाइड नहीं करता एक्टिवेशन ब्लॉक में। वर्चुअल फंक्शन, वर्चुअल इनहेरिटेंस इन C++ बेसिकली ये यूज होता है टू अवॉइड मल्टीपल कॉपीज ऑफ द बेस क्लास इन द डिराइव्ड क्लास। दैट इज डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम क्यों यूज करते हैं? सो दैट C++ के ऑपरेटर्स को ज्यादा से ज्यादा हैंडल किया जा सके। सो C विल बी द करेक्ट आंसर। गिविंग C++ operators more than they can handle. Next is actual code for a template function is generated when your function is executed at the runtime. D will be the correct answer. Next आपका पॉइंटर का क्वेश्चन है, what will be the outer of the following? आपको बेसिकली मेन में सीधा आपका एग्जीक्यूशन हमारा स्टार्ट होता है मेन से। आप गए, आपने क्या किया, ए के अंदर ए इज अ वेरिएबल जो कि 100 को पॉइंट कर रहा है। फिर आपने क्या किया, FO नाम का एक फंक्शन कॉल किया जिसके अंदर आपका एड्रेस है, ठीक है। आप एड्रेस को पास कर रहे हो, तो लेट्स से मेरा एड्रेस है इसका 250, ठीक है। तो ये वाली चीज यहाँ गई, यहाँ पे आपका पॉइंटर है दैट विल होल्ड दिस एड्रेस, 250 को होल्ड करेगा, ठीक है। तो P इज होल्डिंग 250। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 200 कर रहे हो, दैट इज P जिसको होल्ड कर रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू को आप चेंज कर दो। तो आप 200 को, आप 100 को किससे रिप्लेस कर रहे हो, 200 से। आप वापस आए, आपका काम खत्म हो गया फंक्शन का, आप वापस आए यहाँ पे, आपने प्रिंट कर दिया A को। अब A की वैल्यू क्या हो गई है, 200। तो B विल बी द करेक्ट आंसर, 200 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रूट क्लास ऑफ AWE इवेंट्स इन जावा। तो AWE इवेंट्स इन जावा की जो रूट क्लास होती है दैट इज AWE इवेंट, B will be the correct answer. Next is which of the following is not a cloud computing service? Cloud computing service हमारे पास 3 ही होती हैं। आपका है infrastructure as a service, platform as a service and software as a service, ठीक है। तो D will be the correct answer.
Let's move to the next part. As per 40-20-40 rule, the least amount of development effort should be spent in. ठीक है, तो ये आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है. इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी द सी पार्ट. सबसे ज्यादा हम लोग टाइम देते हैं टेस्टिंग के लिए और प्लानिंग के लिए. नेक्स्ट इज फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स द बेस्ट प्रोजेक्ट टीम इज. तो जो बेस्ट प्रोजेक्ट टीम होती है दैट इज रैंडम पैराडाइम. सी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज SCM स्टैंड्स फॉर Software Configuration Management. B will be the correct answer. Next is which of the following is not a software process quality. तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी होता है, आपका टाइम लाइननेस होता है, विजिबिलिटी होता है, पोर्टेबिलिटी नहीं होता, क्योंकि ये जो है आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी है. आपसे प्रोसेस की क्वालिटी पूछी है, ये आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी है, इसीलिए जो बी है दैट विल बी द करेक्ट आंसर. नॉट में आ जाएगा. नेक्स्ट इज एन ओरिजिनल इंटेंजिबल मैसेज फेड इनटू द एल्गोरिथम इज नोन एज डैश. और जो कोडेड मैसेज है उसको क्या बोलते हैं? तो ये होगा आपका प्लेन टेक्स्ट. जो आपका मैसेज है, जो आपका ओरिजिनल मैसेज होता है उसको प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं. उसके बाद जब आप इसको इनकोड करते हो उसके बाद जो आपके पास आउटपुट आता है दैट वी कॉल द साइफर टेक्स्ट. तो बी विल बी द करेक्ट आंसर. Next is IPsec is designed to provide the security at which level? At the network layer. B will be the correct answer. Next is what is the public key cryptography algorithm? इन चारों में से public key cryptography algorithm आपकी कौन सी होती है? Diffie-Hellman key agreement algorithm. Let's move to the next part. प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टर आपके किस नेटवर्क लेयर पे यूज होते हैं? आपका यूज होता है ये एप्लीकेशन लेयर पे. डी विल बी द करेक्ट आंसर. आपका कोड रेड क्या है? इट इज अ कंप्यूटर वॉर्म. सी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है द फेमस पोर्ट एंड द IP एड्रेस स्कैनर. इन सारे ऑप्शंस में से आपको चूज करना है कि जो फेमस पोर्ट और IP स्कैनर है दैट इज द एंग्री IP स्कैनर. नेक्स्ट है द टर्म इन विच अ पर्सन इज कंटिन्यूअसली चेस्ड बाय अनदर पर्सन और ग्रुप ऑफ सेवरल पर्सन. उसको हम बोलते हैं स्टॉकिंग. कंटिन्यूअसली आप चेस कर रहे हो किसी को दैट विल बी दी स्टॉकिंग. नेक्स्ट इज मेमोरी रेजिडेंट वायरस इज कॉल्ड स्ट्रीट वायरस. ए विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बिल्ट इन सिक्योरिटी ऑफ द JVM. आपका जो जावा वर्चुअल मशीन है उनमें से कौन इसका पार्ट नहीं होता? आपका क्लास लोडर पार्ट होता है, आपका सर्वलेट पार्ट होता है, आपका सिक्योरिटी मैनेजर पार्ट होता है. Bytecode verification is not the part of the JVM. Let's move to the next part. Which of the following is an example of the boundary condition vulnerability? तो यहाँ पे आपको कुछ vulnerability दी हुई है. ये आपका साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसका जो होगा इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है बाउंड्री कंडीशन vulnerability का? दैट इज बफर ओवरफ्लो. डी विल बी द करेक्ट आंसर. Okay, a utility used to specify who is allowed to connect to a server over the network and who is not. ठीक है, तो कौन सा ऐसा है जो आपको बोल रहा है, जो अलाउ करेगा कि सर्विस से आप कनेक्ट कर सकते हो नेटवर्क पे या नहीं? दैट इज डन बाय द TCP रैपर. नेक्स्ट इज HIPAA इज रिलेटेड टू. अगर आपको इसको फुल फॉर्म आता तो आप कर लेते. ये भी आपका सिक्योरिटी का ही पार्ट है. सिक्योरिटी आपके सिक्योरिटी वाले पोर्शन में आपके सिलेबस में मेंशन था. इसका हो जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोबेबिलिटी, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट. तो ये बेसिकली आपका एक्ट है हेल्थ से रिलेटेड. तो सी बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ थ्रेट ओरिजिन एंड द पाथ इट टेक्स टू रीच अ टारगेट? दैट विल बी द डी पार्ट, दैट इज थ्रेट वेक्टर. नेक्स्ट इज आपका जो कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये आपका एग्जाम्पल होता है इम्प्लाइड मोड का. इम्प्लाइड मोड में बेसिकली आप कोई ऑपरेंड नहीं बताते हो, स्टैक के थ्रू ये इंप्लीमेंट होता है. इन द बाइनरी हीप मिनिमम हीप कंटेनिंग n नंबर्स द लार्जेस्ट कैन बी फाउंड. आपके पास मिनिमम हीप है, ठीक है, तो आपके पास n नंबर्स का है, तो लार्जेस्ट कहाँ मिलेगा? लास्ट में कहीं पे मिलेगा, क्योंकि मिन हीप है. आपका जो रूट होगा दैट विल बी द मिनिमम. तो यहाँ पे आप 1 by 1 सारे एलिमेंट्स को स्कैन करोगे, तो यहाँ पे ए विल बी द करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट इज हाउ मेनी बाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर इनकोडिंग 200 बिट्स को इनकोड करने के लिए कितनी बाइट्स चाहिए, यहाँ पे 2 बाइट्स विल बी रिक्वायर्ड. Which of the following is not a logical data structure? आपका जो चेन है that is not a logical data structure. D will be the correct answer. Let's move to the next part. Which of the following table contains the primary information in the data warehouse? तो data warehouse की जो primary information है वो आपको मिलती है fact tables में. D will be the correct answer. Which of the following array represent the binary max heap? ठीक है, तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसके लिए भी आपको सारे ऑप्शंस को ट्राई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे 1 by 1 यू कैन ट्राई. मैक्स हीप का मतलब है आपका जो रूट होगा दैट शुड बी द मैक्सिमम वन. चाइल्ड में मैक्सिमम चाइल्ड, और अगर मैं रूट की बात करूं तो मैक्सिमम आपका रूट आना चाहिए. ठीक है, तो 21 सबसे पहले आया, फिर आप 12 को डालोगे, उसके बाद आप 16 को डालोगे. ठीक है, देन 1 by 1 आप एंटर करोगे स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट. लेफ्ट वाला चाइल्ड आपका पूरा होगा तभी आप राइट वाले में जाओगे. ठीक है, तो आपके बाद नेक्स्ट आया 13, आपका नेक्स्ट आया 10. ठीक है, इसी पॉइंट पे देखो मैंने बोला मैक्स हीप है, दैट मीन्स रूट आपका बड़ा होना चाहिए चाइल्ड से, तो यहीं पर आपका गलत हो गया, तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट टाइप ट्राई करो. नेक्स्ट यू कैन ट्राई 25, 14 यहाँ इंसर्ट किया, 13 यहाँ आया, नेक्स्ट इज 16 एंड 10 इधर आया. अगेन हम बोल रहे हैं बाइनरी मैक्स हीप बनाना है. 14 आपका रूट है, चाइल्ड आपका 16 है, दैट शुड नॉट बी द केस. बड़ा होना चाहिए आपका रूट फ्रॉम इट्स चाइल्ड. अगर हम सी को करें तो सी का देखो 25 आया, यहाँ आपका 14, यहाँ है आपका 16, दिस इज योर 13, दिस इज योर 10. अभी तक मेरी सारी कंडीशन करेक्ट हो रही है. दिस इज योर 8 एंड दिस इज योर 12. ठीक है, आप हर कंडीशन पे देखो, हर स्टेप पे देखो, आपका जो रूट है वो हमेशा चाइल्ड से बड़ा है. ठीक है, 14 इज ग्रेटर देन 13 एंड 10, 16 is greater than 8 and 12, and 25 is greater than 14 and 16. So C will be the correct answer. Next is RMI stands for, इसका हो जाएगा आपका रिमोट मेथड इन्वोकेशन. B will be the correct answer. नेक्स्ट इज आपका जावा प्रोग्राम दिया हुआ है, आपसे पूछा है इसमें कौन सा करेक्ट है. आप देखो इक्वल इक्वल टू दिया हुआ है. इक्वल इक्वल टू बेसिकली आपकी वैल्यूज को देखता है. एक आपका इक्वल इक्वल टू होता है, एक आपका ट्रिपल इक्वल टू होता है. जब हम ट्रिपल इक्वल टू की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका टाइप भी चेक करेगा. टाइप इज डेटा टाइप क्या है, एज वेल एज द वैल्यू. इक्वल टू में से वो वैल्यू चेक करेगा, तो यहाँ पे यू विल गेट द आंसर एज ए, बिकॉज ये इक्वल है, टाइप को नहीं चेक कर रहा है, सिर्फ वैल्यू को चेक कर रहा है. 2 is equal to 2.2. Next is the dash indicate that a subscriber identifies in the certificate has the sole control and access to the private key. तो यहाँ पे D will be the correct answer, that is a public key certificate. Next is which of the following is not a type of antivirus system. यहाँ पे कौन सा एंटीवायरस नहीं है. तो अगर आपने थोड़ा सा भी नॉर्मली यूज करते हो तो पता होगा. क्विक हील है, मैकेफे है, ये भी है. आपका जो MS ऑफिस है दैट इज नॉट द एंटीवायरस सिस्टम, एंटीवायरस प्रोग्राम. ठीक है, सो वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस. इसमें अगर कुछ लगता है कि और एक्सप्लेन करने की जरूरत है, आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट. अदरवाइज आपके जो आंसर्स हैं, जो थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, दैट आई विल अपलोड इन दी चैट बॉक्स. ठीक है, सो यू कैन ट्राई कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट. टेक केयर.